एक्सलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ लेक्चर से मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस संबंध में आज हम अंतिम मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 में प्रोविजन किया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है, जिसके बारे में स्वयं संविधान निर्माता और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि यदि मुझसे यह पूछा जाए कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से अनुच्छेद 32 का उल्लेख करूंगा। अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और उसकी आत्मा है। जब खुद संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को इतना अधिक महत्व देते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि हमारा यह मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। दूसरी बात ये कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें क्या प्रदान करता है, आखिर इसको इतना अधिक महत्वपूर्ण कहने का आशय क्या है। तो इसके नाम में ही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात जब कभी हमारे भाग 3 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, उसका अतिक्रमण होता है, तो वैसी स्थिति में हम अपने उन अधिकारों की रक्षा जिस अधिकार के माध्यम से कर सकते हैं, वह अधिकार यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अभाव में हम अपने अन्य किसी भी मूल अधिकार का वास्तविक अर्थों में उपभोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि हमारे इन मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है, इनका उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम इस अतिक्रमण या उल्लंघन को संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अभाव में रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का यह अधिकार हमें गारंटी प्रदान करता है कि हम अपने अन्य सभी मूल अधिकारों का उपभोग सही अर्थों में कर पाएं, और यदि हमारे इन मूल अधिकारों पर किसी भी सरकारी संस्था या किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा कोई भी हमला किया जाता है, तो उस हमले से हम अपने उन मूल अधिकारों की रक्षा भी कर सकें। इसलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार इतना अधिक महत्वपूर्ण है और सभी मूल अधिकारों का एक प्रकार से सिरमौर है। अब दूसरी बात कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में प्रावधान क्या किया गया है, प्रोविजन क्या है इस अनुच्छेद के अंतर्गत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय 5 रिट या 5 लेख जारी कर सकता है। फाइव रिट्स या लेख जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को इसके माध्यम से प्राप्त है। ये लेख कौन कौन से हैं? तो पहला लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है
हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का लेख। दूसरा जो लेख है वह है परमादेश। परमादेश या मैंडामस। तीसरा जो लेख है वह है प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। प्रतिषेध अर्थात प्रोहिबिशन। चौथा लेख है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण अर्थात सर्स्योररी। और सबसे जो आखिरी लेख है वह है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा अर्थात को वारंटो। को वारंटो। अब हम इन लेखों के बारे में गहराई से समझें। इसके पहले हम ये जान लें संक्षेप में कि लेख का अर्थ क्या होता है, रिट का अर्थ क्या होता है। तो वास्तव में रिट का अर्थ होता है लिखित रूप से दिया जाने वाला आदेश जो कि न्यायपालिका के द्वारा, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। और ये लेख या ये रिट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी किए जाते हैं और उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाने वाले लिखित आदेशों को ही लेख कहा जाता है। जो लेख 5 प्रकार के हैं, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। हैबियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख। दूसरा मैंडमस या परमादेश का लेख। तीसरा प्रतिषेध या प्रोहिबिशन का लेख। और चौथा उत्प्रेषण या सर्सियोरारी का लेख। और पांचवा आखिरी है वो वारंटो अर्थात अधिकार परीक्षा का लेख। इन लेखों को जारी करने के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक या गार्जियन बन जाता है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे पूरे संविधान का भी संरक्षक या गार्जियन बन जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षक तो इस अनुच्छेद और इस अधिकार के माध्यम से इसलिए बनता है कि इस अधिकार का उद्देश्य ही है अन्य मूल अधिकारों की रक्षा करना। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार के माध्यम से कैसे बनता है कि मूल अधिकार हमारे संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। मूल अधिकारों का अतिक्रमण स्वयं में संविधान का उल्लंघन है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस उल्लंघन को रोकने के लिए अर्थात मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार से यह अधिकार, यह अनुच्छेद
सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का और संविधान का दोनों का ही गार्जियन या संरक्षक बनाता है। एक और बात है कि इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। वह कैसे प्राप्त होती है? तो इसलिए कि जब कभी कोई ऐसा कार्य किया जाए, चाहे कार्यपालिका के द्वारा या व्यवस्थापिका के द्वारा या किसी अन्य संस्था के द्वारा, यहाँ तक कि हैबियस कॉर्पस के मामले में तो किसी गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति के द्वारा भी, और उससे नागरिकों के, व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 की शक्ति का प्रयोग करेगा और जिस कार्य से मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा कि वह न्यायोचित है या नहीं है। न्यायोचित होने का मतलब क्या? कि संविधान और कानून के दायरे में आता है या नहीं आता है, और यदि ऐसा नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको निरस्त घोषित कर देगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, शून्य घोषित कर देगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी प्रदान करता है। ये बेसिक बातें हैं जिनको कि अनुच्छेद 32 का अध्ययन करने के संबंध में प्रारंभ में ही हमें जान लेना चाहिए। अब हम एक एक रिट के बारे में देखते हैं, एक एक लेख के बारे में देखते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो रिट है, हैबियस कॉर्पस, परीक्षा में जिस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, जो ट्रेंड है उसको आप ध्यान में रखें। जैसे सबसे पहला सवाल बंदी प्रत्यक्षीकरण से कई बार सिविल सेवा परीक्षा में यही पूछा गया है कि हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है। एक्चुअली ये जो पांचों लेखों के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ये बेसिकली लैटिन के शब्द हैं, इसलिए उसका अंग्रेजी भाषा में अर्थ स्पष्ट इन शब्दों से सीधे सीधे नहीं होता है, इसलिए अंग्रेजी में इसके अर्थ को हमें जानना होता है परीक्षा में, इसीलिए उस अर्थ को पूछा जाता है। तो हैबियस कॉर्पस का अंग्रेजी भाषा में अर्थ होता है यू हैव द बॉडी, अर्थात अपने शरीर को प्राप्त करना। इसके अर्थ से स्पष्ट है कि हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट उस समय जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से बंदी बनाया गया हो। ध्यान रखें, चाहे किसी लोक पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी जैसे पुलिस इत्यादि या किसी अन्य सरकारी संस्था के द्वारा या किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से बंदी बनाया गया है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति तो जा नहीं सकता क्योंकि वो बंदी है, तो उस व्यक्ति की ओर से कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा और उस अनुचित रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को रिहा कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में वह अपना वाद दायर करेगा। उस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट उस समय जारी करेगा जब सर्वोच्च न्यायालय को उस मामले की सुनवाई करने से ऐसा प्रतीत होगा कि उस व्यक्ति को अनुचित रूप से बंदी बनाया गया है। हम जानते हैं कि बंदी बनाए जाने के संबंध में भी हमारे संविधान में कुछ निश्चित प्रावधान है मूल अधिकारों के अंतर्गत ही, जैसे कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की जहां पर बात कही गई है, और इसके साथ ही साथ जहां पर कि
शोषण के विरुद्ध रक्षा के अधिकार की बात कही गई है और भी कई जगहों पर इसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिससे कि अनुचित रूप से किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसको संरक्षण प्राप्त होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण, जिसके तहत किया गया है। तो वहां पर बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो अधिक से अधिक 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा और जब तक उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उस व्यक्ति को बंदी बनाए रखने की अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती तब तक 24 घंटे से अधिक समय के लिए उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। तो इसी को आधार बना करके जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी किया जाता है। इसके माध्यम से अनुचित रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति जिसके कि बंदी बनाए जाने की वजह से शारीरिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता या अन्य प्रकार के जितने भी स्वतंत्रता के मूल अधिकार हैं उनका एक प्रकार से उल्लंघन होता है, तो उस उल्लंघन को रोका जाता है इस रिट को जारी करके जिस किसी प्राधिकारी ने उस व्यक्ति को बंदी बनाया है उस प्राधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह उसे तत्काल रिहा करे। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट। बहुत महत्वपूर्ण रिट है। इतना महत्वपूर्ण रिट है कि एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यहां तक कहा कि जब आपातकाल लागू हो जिसके तहत कि हमारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, उस दौरान भी अनुच्छेद 359 के तहत इस रिट को जारी करने की शक्ति निलंबित या स्थगित नहीं होगी। वास्तव में हमारी सभी स्वतंत्रताओं में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अर्थात जीवन का और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। उस अधिकार को सुनिश्चित करने में इस रिट की, बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब दूसरा जो रिट है वह है परमादेश का रिट या मैंडेमस का रिट। मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ है वी कमांड, अर्थात हम आदेश देते हैं। स्पष्ट है कि कब आदेश देने की जरूरत पड़ेगी, तो जब कभी भी कोई लोक पदाधिकारी अपने विधि सम्मत या संविधान सम्मत दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहा हो और उसके द्वारा ऐसा दायित्वों का निर्वाह न करने की वजह से किसी व्यक्ति के अधिकारों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय पाता है कि हाँ ये मामला सही है, वह व्यक्ति जो उस निश्चित कार्य को करने के लिए लोक प्राधिकारी के रूप में उत्तरदायी है वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, जिससे कि किसी व्यक्ति को कोई असुविधा या कोई परेशानी या उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह उस लोक पदाधिकारी को सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करता है और यह आदेश वह मैंडेमस या परमादेश के रिट के माध्यम से जारी करता है कि आप अपने उस लोक दायित्व का निर्वाह करें। तो ये है परमादेश का रिट जो कि लोक पदाधिकारियों को विशेष रूप से उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करता है ताकि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न होने पाए। तीसरा जो लेख है
यह प्रतिषेध या प्रोहिबिशन का लेख है। प्रतिषेध या प्रोहिबिशन स्पष्ट है, अंग्रेजी का ही शब्द है ये। निषेध अर्थात वर्जित करना, मना करना, प्रोहिबिट अर्थात यहां पर किसी चीज का निषेध किया जाना है। अब दो बातें ध्यान में देने हैं, किस चीज का निषेध किया जाना है और किसको निषेध किया जाना है, अर्थात यह रिट किसको जारी किया जाएगा और किस लिए जारी किया जाएगा। तो याद रखना है, प्रतिषेध का रिट किसी सामान्य लोक पदाधिकारी को या प्राइवेट पर्सन को, निजी व्यक्तियों को जारी नहीं किया जा सकता। यह रिट अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केवल अधीनस्थ न्यायालयों और अर्ध न्यायिक संगठनों अर्थात सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज जैसे ट्रिब्यूनल्स को ही जारी किया जा सकता है। कब जारी किया जाएगा? तो तब जारी किया जाता है जबकि वे किसी ऐसे मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर रहे हों और उस पर सुनवाई कर रहे हों जो उनके जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात जब कोई ट्रिब्यूनल या सबऑर्डिनेट कोर्ट अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करते हुए किसी ऐसे मामले को सुनवाई हेतु स्वीकार कर रहा है और उस पर सुनवाई करने जा रहा है जिसको कि सुनवाई करने का उसे अधिकार है ही नहीं, तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो रिट जारी किया जाता है उसी को प्रतिषेध या प्रोहिबिशन का रिट कहा जाता है। इस प्रकार से यह रिट प्राइवेट पर्सन्स को, निजी व्यक्तियों को या कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से जुड़े हुए पदाधिकारियों को जारी नहीं किया जाता है, केवल अर्ध न्यायिक संगठनों को जारी किया जाता है या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त जो अन्य न्यायिक न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनको ही ये रिट जारी किया जा सकता है। जो चौथा रिट है उत्प्रेषण का रिट, सर्स्योररी का रिट। उत्प्रेषण या सर्स्योररी यह भी लैटिन का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू बी सर्टिफाइड अर्थात प्रमाणित किया जाना। यह कब जारी किया जाएगा? तो यह भी उस समय जारी किया जाता है जबकि किसी अधीनस्थ न्यायालय या अर्धन्यायिक संगठन के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते हुए किसी मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया हो और उस पर कोई निर्णय दिया गया हो, तो उस स्थिति में उसके उस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए सर्स्योररी या उत्प्रेषण का यह रिट जारी किया जाता है। निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। अब यहां पर एक तुलना करना होगा, कई बार परीक्षा में प्रतिषेध और उत्प्रेषण में तुलना करते हुए सवाल विशेष रूप से आईएएस में पूछ दिए जाते हैं। वो क्या? तो इनमें कुछ समानता और कुछ अंतर है। समानता ये है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों का ही रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक संगठनों को जारी किया जाता है, अन्य लोक पदाधिकारियों को इसे जारी नहीं किया जा सकता। दूसरा, इनमें अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि प्रतिषेध का रिट
जब उसकी सुनवाई पूरी न हुई हो, सुनवाई होने जा रही है या सुनवाई चल रही है, तब होने वाली उस सुनवाई या दिए जाने वाले उस फैसले को रोकने के लिए प्रतिषेधकारी रिट जारी किया जाता है। इसीलिए इसका नाम ही प्रतिषेध है, निषेध, वर्जित कर देना, स्टे कर देना उसको। जबकि उत्प्रेषण का रिट जब सुनवाई के लिए स्वीकार किया जा चुका है या उसकी सुनवाई हो भी चुकी हो, तो उसके बाद यह रिट जारी किया जाता है और इस रिट को जारी करके सर्वोच्च न्यायालय जहां पर वो फैसला दिया गया है, जिस अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा, न्यायिक संगठन के द्वारा, वहां से उसको अपने पास सुनवाई हेतु मंगवा लिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्वयं की जाती है। इस उद्देश्य से सर्स्योररी का अर्थात उत्प्रेषण का यह रिट जारी किया जाता है। इस प्रकार से कहा जाए तो प्रतिषेध के रिट से उत्प्रेषण का रिट एक कदम और आगे का रिट है। तो ये इनमें समानता है और अंतर भी है। आखिरी जो रिट है वह है अधिकार परीक्षा को वारंटो का रिट। शाब्दिक अर्थ है को वारंटो का बाय व्हाट मीन्स, अर्थात किस माध्यम से, या बाय व्हिच अथॉरिटी, किस प्राधिकार से। यदि हिंदी में देखा जाए, अधिकार परीक्षा याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, अर्थात अधिकार के बारे में पूछना, प्रश्न करना। इसलिए अधिकार परीक्षा का रिट उस परिस्थिति में जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी लोक पद पर अनुचित रूप से दावा कर रहा हो और उस लोक पद अर्थात सरकारी पद पर कब्जा जमाए हुए हो, और उसकी वजह से उस पद पर जिस व्यक्ति का उचित या कानूनी अधिकार बनता है उस पद को धारण करने का, उसको वो अधिकार नहीं मिल पाता है, वो अपने अधिकारों से वंचित होता है। तो ऐसे में वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा। जब सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई करते हुए यह पाता है कि हाँ, इस व्यक्ति को इसके अधिकारों से वंचित किया गया है और जिस पद का ये अधिकारी है वह पद इसे प्राप्त नहीं हुआ और इसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति अनुचित रूप से उस पद पर काबिज है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुचित रूप से उस पद पर काबिज व्यक्ति को उस पद से हटाने के लिए और जिसका उस पद पर वास्तव में अधिकार है, उस व्यक्ति को उस पद को प्रदान करने के लिए यह रिट अर्थात अधिकार परीक्षा का रिट जारी करता है। इसके तहत अनुचित रूप से पद पर कब्जा जमाए हुए व्यक्ति से सर्वोच्च न्यायालय इस रिट के माध्यम से पूछता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से जमे हुए हैं। आखिर इस पद को प्राप्त करने का और इस पद पर बने रहने का आपका क्या कानूनी या वैध अधिकार है। यदि कानूनी या वैध अधिकार होगा तो सुप्रीम कोर्ट प्रारंभ में ही उस रिट को खारिज कर देगा, क्योंकि उस व्यक्ति का उचित हक है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई करते हुए पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में रिट जारी करेगा उस व्यक्ति को जिसने अनुचित रूप से उस पद पर कब्जा जमाया है। तो ये अधिकार परीक्षा का रिट है। इस प्रकार से ये जो पांचों रिट हैं, ये वे रिट हैं जो हमारे विभिन्न मूल अधिकारों को केवल संविधान के शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन में साकार बनाने का सशक्त माध्यम है। जब कभी हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन का उपचार है, और वह उपचार
खुद इस संविधान में भाग 3 में ही अनुच्छेद 32 में बताया गया है, इसीलिए उसको संवैधानिक उपचार कहा गया। और यह संवैधानिक उपचार एक अधिकार के रूप में है, और अधिकार भी ऐसा वैसा नहीं, मूल अधिकार के रूप में है, क्योंकि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक पूरा भाग 3 मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में अनुच्छेद 32 का यह अधिकार भी मूल अधिकार हुआ। तो इस प्रकार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार सभी अधिकारों का उपभोग करने के लिए और उनके अतिक्रमण से उनकी रक्षा के लिए एक प्रकार की गारंटी है, जो कि स्वयं संविधान के द्वारा ही अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान की गई है। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि यदि इस एक अनुच्छेद को संविधान से हटा दिया जाए तो हमारा संविधान शून्य हो जाएगा। यह सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा है। कहने का आशय यह है कि यदि हमारे शरीर से आत्मा अर्थात प्राण को निकाल दिया जाए या हार्ट या हृदय को निकाल दिया जाए तो हम डेड बॉडी या लाश की तरह से हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से यदि अनुच्छेद 32 जैसा महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे संविधान में न हो तो चाहे हमारे संविधान के 395 अनुच्छेद या आज तो 450 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं, वे सभी अनुच्छेद बने ही क्यों न रहें, वो अर्थहीन हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे। क्यों मीनिंगलेस हो जाएंगे? कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है जनता और जनता के अधिकार, और यदि वे अधिकार केवल लिखित हैं और उनका उपभोग व्यवहार में जनता करने में सक्षम न हो तो फिर उन अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जनता को न केवल ये अधिकार लिखित रूप में प्राप्त हो बल्कि व्यवहार में हकीकत में जनता इन अधिकारों का उपभोग भी कर सके, इसके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। एक और बात है कि ये अधिकार है, इसलिए कोई भी व्यक्ति साधिकार रूप में किसी के रहमो कर्म पर नहीं, साधिकार रूप में अर्थात दावे के साथ सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में जाना उसका अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय उससे ये नहीं कह सकता कि आप यहां पर क्यों आए हो, और सर्वोच्च न्यायालय उसके मामले की सुनवाई करेगा। यह सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है। एक आदमी का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है, तो ये नागरिकों का अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रकार से यह कर्तव्य है कि जब कोई नागरिक अपने मूल अधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उस सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसके अधिकारों की रक्षा के लिए इस अनुच्छेद के तहत विभिन्न लेखों को जारी करके उसके अधिकारों की रक्षा करे। इसलिए यह अधिकार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा में कई प्रकार से ये सवाल पूछे जाते हैं। इससे संबंधित सारे सवालों को दृष्टिगत रखते हुए मैंने यह वीडियो व्याख्यान आपके लिए प्रस्तुत किया है। आशा है आपकी सारी उलझनें इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद इस टॉपिक के संबंध में समाप्त हो जाएंगी। आप सबसे एक आग्रह है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से यह चैनल उन छात्रों के लिए है जो छात्र महंगी महंगी फीस दे करके ऑफलाइन क्लासेज नहीं कर सकते, और आप सब अपने प्रश्न या कोई भी पॉलिटी से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में उभरते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन सवालों को भी हमसे पूछ सकते हैं। आपके
सवालों का हमेशा ही स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।